अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमल नावेल बाय निमरा अहमद। बाब 2 फरेब कार। और इब्लीस का साथी मामून भी था, जन्नत से निकाले जाने वाले कमतर रूप कि वहाँ भी उसकी निगाह और सोच नीचे झुकी रहती और ज्यादा सराती सोने की बनी जन्नत की रोश को ये मंजर उसे किसी भी दूसरे से ज्यादा मजा देता है। उसने सिखाया बने हुए इंसान को अपने नापाक हाथों से धरती माँ के बतन को खोद कर लूटना, उन खजानों को जो छुपे बेहतर थे। जल्दी उसकी फौज ने जहन्नम की पहाड़ी में डाला एक वसी छेद और खुद डाले सोने की पसलियां। न हो कोई हैरान उस बात पे कि सोना उगता है अंधेर जहन्नम में कि शायद मिट्टी ही काबिल है उसकी नीति बला की। माखजर मिल्टन जन्नत गुमशुदा। हुस्न व इश्क का सोच ताल्लुक सिमतों का पाबंद नहीं, अक्सर तो खुद शम्मा का शौला बढ़ के गया परवाने तक। हाशिम कारदार की बेटी सोनिया की सियाह सुनहरी सालगिरह यानी हफ्ते की शाम को थी। शायद इसीलिए हफ्ते की सुबह में चमकीली सुनहरी तुलू हुई थी। जुल्फिकार यूसुफ के घर में नाश्ता का धुआं, निद्रत की डांट भरी ताकीदें, हनीन की भागम भाग तैयारी सब एक साथ चल रहा था। सदी आज भी सुबह सवेरे रेस्टोरेंट चला गया था। सीमा भी यूनिफॉर्म में तैयार गुलमेज के गिर्द बैठा नाश्ता कर रहा था। हनीन अपने सियाकुट शूज पॉलिश करके जब आई तो टोस्ट की प्लेट को देखकर मुंह बन गया। अम्मी, मैंने नहीं खाना ढक्कन टोस्ट। ये मोटा आलू मेरे लिए ब्रेड का पहला और आखिरी टोस्ट ही बचाता है हमेशा। वो माथे के पीछे बालों पे ब्रश फिरती वहीं इसे चिल्लाई। किचन से निद्रत का डपटा हुआ जवाब फौरन आया। 1000 दफा कहा है खाने की चीजों के नाम मत रखा करो। उसने मुंह में बड़बड़ाते हुए आगे होकर सीम का आधा पराठा तोड़ लिया। खिलाफी मामूल सीम ने कोई रद्दअमल जाहिर न किया, चुपचाप खाता रहा। वो नाश्ता करके उठी थी कि सीम ने पुकारा, हीना हीना। उसने घूर कर उसे देखा। तारीख गवाह कि तुमने मुझे बगैर काम के हीना कभी नहीं कहा। आज का लंच मेरी तरफ से। हाथ झाड़ते से मजीद संजीदगी से इतला दी। हनीन ने बैग कंधे पे डाला, फाइल उठाई और इस हंसिया अंदाज में सर झटका। मुझे गेस करने दो कि क्या मंगवाया होगा तुमने। हाँ, होंगे समोसे, साथ में चरगार आलू के चिप्स। और जैसे उन सब अशिया पे लानत भेजकर दरवाजे की तरफ बढ़ी जहां बाहर वैन वाला हॉर्न दिए जा रहा था। स्प्रिंग रोल्स, बाहरी कबाब और बैक्ड हुए आलू। सिम ने अकबे बड़े सुकून से कहा। हनीन के कदम जंजीर है, आंखें बेयकीनी से फैली, एकदम मुड़ी कहने से दबोच कर उसे सामने खड़ा किया। फिर साथ में होगी पुदीने की चटनी और मशकूक नजरा से घोरा। तुम्हारी फेवरेट मायोनीज वाली सॉस। हनीन के लिए भरपूर मुस्कुराहट में फैल गई, आंखों में शरारत चमकी। बाजू छोड़ा और चलने का इशारा किया। अब काम बताओ। रात हाशिम भाई की बेटी की सालगिरह में मैंने भी जाना है। वो दोनों साथ चलते बाहर आए तो बागीचा क्रॉस करते हुए सीम ने कहा, सादी भाई ने कहा था कि अम्मी नहीं जा रहे तो मैं घर में रहूं। तुम्हारे पास ब्लैक सूट है? हाँ, वही जो भाई ने बर्थडे पे दिया था। तो फिर उसको धूप लगवा लो, हवा लगवा लो और इस्त्री करवा लो। वो गेट बंद करके वैन की तरफ बढ़ते बड़े सुकून से बोली। सीम ने खुशगवार बेगेनी से उसे देखा। मगर तुम भाई को कैसे मनवाएगी कट्ठू? सॉरी हिना। सीम यूसुफ, ये जो आज तुम मुझ पे अपनी पॉकेट मनी झोंक रहे हो ना, ये इसलिए कि तुम्हें पता है इस काम के लिए सही बंदी मैं हूँ, इसलिए अपने सूट की फिक्र करो बस। कहकर वो वैन में छिड़ गई। अंदर राफिया और खुदीजा बुरी तरह दोहराई करने में मगन थे, जबकि नामा किताब खोले कुछ लिख रही थी। आज उनका आखिरी पेपर था। कैसी तैयारी है? उसने इम्तिहान की सुबह का मखसूस सवाल दोहराया। यार कुछ नहीं आता, समझे सब मिक्सअप हो गया। राफिया ने हरा सा नफी में सिर हिलाते मखसूस जवाब दिया। हनी ने अपनी फाइल खोली और सरसरी से निगाह दौड़ाने लगी। फिर किसी एहसास के तहत नामा को देखा। वो टिश्यू पेपर पे एक अच्छी पेंसिल से लिखे जा रही थी। नकल के तरीके उनको जाने सोचते कहाँ से थे। अगर पकड़ी गई तो? हनी ने करीब होकर सरगोशी की। उसने घूर कर उससे देखा तो गर्मी गर्मी करते उसे पसीना पोंछ लगी। सारे सबूत खत्म। उसने शानी उचका दिए तो हनी सर झटक कर अपना पढ़ने लगी। सीम खिड़की से बाहर देखता अपने सूट और दोस्तों के बारे में सोच रहा था जिनको उसने सोमवार की पार्टी के तफसीलात देना थे। जहन में वो फिक्र तरतीब दे रहा था। पता है, हमारे एक अंकल है, कजिन है हाशिम भाई, उनका घर पता है कैसा है? सीम को ये सोच कर ही मजा आ रहा था। कितने मजे से अपने दोस्तों को सारे किस्से सुनाएगा। तूने क्या किया है जिंदगी, 10 वदर में फिराया मुझे, अब तो अपने दरोबाम भी जानते ही पराया मुझे। कारदार खानदान के किसी के सब्जेजार में मुलाजिमों का अमला
और फाजिल वेटर्स पार्टी की तैयारियों में मसरूफ थे। अंदर लॉन्च में भी सफाई सुथराई का अमल जारी था। शहरीन मतवाजन कदमों से जीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। हाशिम का कमरा सुनसान पड़ा था। वो आगे बढ़ी। नौशेरवान के कमरे का दाखिली दरवाज़ा खुला था और आगे बालकोनी का भी। वो बालकोनी में बैठा था, लैपटॉप गोद में, कानों में एयरफोन्स। शहरीन वहीं खड़ी रही, यहाँ तक कि नौशेरवान ने चौंक कर उस तरफ देखा तो वो सर झटक कर जाने लगी। आप कब आए? आइए। शेरू जल्दी से एयरफोन्स निकालते उठा। उसका चेहरा खिल उठा था। उस रोज की निस्बत आज दुरुस्त हुलिये में था। वो उसे पसंद करता था, कोई अंधा भी बता सकता था, और शहरी अंधी नहीं थी। अलबत्ता उसे मालूम था कि वो कहने की हिम्मत नहीं रखता। शहरी ने परेशानी में नफी में सिर हिलाया। नहीं, तुम बैठो। फिर रुकी। हाशिम भैया। उसने नौशेरवान के भाई का नाम लिया, वही भाई जिसके डर के बास शेरू कभी नहीं कह सकेगा। भाई का ऑफ था, मगर वो शायद शहला आंटी के केस के लिए कहीं गए। उनके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया था किसी का। वो अभी तक मुंतजर खड़ा था। शहरीन की आंखों में मायूसी उभरी। खैर, वो होता भी तो मेरा काम नहीं होता। इट्स ओके, जाने दो, कहकर पलटने लगी। क्या काम? मुझे बताएं। वो कदम कदम उठाता उस तक आया। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। वेल, अगर आपने अपने काम का जिक्र मुझसे किया है तो यकीनन आपको लगता होगा कि मैं कर सकता हूँ, तो बताएं। वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था। शहरीन थके अंदाज से मुस्कुराई। सोनिया, वही है असल मसला। उसको मेरी और आजिम की पिक्चर्स चाहिए हनीमून की। तो आपके पास नहीं है? नौशेरवान को अंदर से शायद खुशी हुई। मैं तकलीफ दार यादों को संभाल कर नहीं रखती। उसने सुनहरे बालों में हाथ फेर कर उनको पीछे करते हुए कहा। वो दोनों हनोज चौखट पे खड़े थे। शादी की तो मेरे पास भी होगी, मगर हनीमून वाली हाशिम के लैपटॉप में होंगे, और मैं तुम्हारे भाई की मुंह नहीं लगना चाहती। उसने बहुत ही लापरवाही से लैपटॉप का जिक्र किया। नो प्रॉब्लम, मैं कॉपी कर देता हूँ। भाई ऑफिस नहीं गई तो लैपटॉप घर पे रख के गए होंगे। वो चलता हुआ साथ वाले कमरे में आया। बत्तियाँ ऑन की। जल्दी करना, मैं इस कमरे में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहती। उसने फ्लैश ड्राइव बढ़ाते हुए कहा। नौशेरवानी ड्राइव पकड़ते हुए नजर भर कर उसके चेहरे को देखा। मैं समझ सकता हूँ। वो जवाबन जख्मी सा मुस्कुराई। नौशेरवानी हाशिम के स्टडी टेबल से लैपटॉप उठाया और ऑन किया। वो उसके साथ खड़ी होकर देखने लगी। साथ ही वो लब काट रही थी और उंगलियां भी मरोड़ रही थी। ओ, पासवर्ड? अभी क्या है, सब कुछ ठीक होते जब पासवर्ड मांगा गया तो नौशेरवा करा कर रह गया। शेरीन के माथे पर बल पड़े। मैंने कहा था ना, तुमसे नहीं होगा, जाने दो। मुड़ने लगी। एक मिनट ठहरे तो। उसने मोबाइल निकालकर हाशिम को कॉल मिलाई। मेरा नाम ले लेना, ताकि बिल्कुल भी अपना पासवर्ड न दी। वो तलखी से बोली। नौशेरवा ने खामोश रहने का इशारा किया। वो बहादुर और समझदार नजर आने की सही कर रहा था। हाँ शेरू बोलो। वो मसरूफ था। भाई यार, आपके लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? क्यों, क्या हुआ? अपनी तमाम तर मसरूफियत के बावजूद तो चौंका था। कुछ पिक्चर्स चाहिए थे सोनिया के लिए। कौन सी पिक्चर्स? वो हाशिम था। खटक गया। भाई, दे रहे हो या मैं कुछ और करूं? उसका मूड बिगड़ने लगा। फिर अच्छा कहकर सिर हिलाकर फोन बंद किया और मुस्कुराते हुए कीबोर्ड के बटन दबाए। उसके कंधे से झांकती शहरी ने उनको हिफ्स किया, क्योंकि उसकी जरूरत न थी, और फिर लापरवाही से उधर देखने लगी। इन लफ्ज़ उसको असबर था। आंखें बंद करके बेटायत कर सकती थी। अब बताती जाए कौन कौन सी चाहिए। उनकी हनीमून, शादी और दिगर मौका की तस्वीर खुलती जा रही थी। मकसद पूरा होने के बाद शहरीन को जाने की जल्दी थी, और वो देखकर सीने में कुछ चुभने लगा था। एहसास दही दामनी, ये वाली और ये तीनों। वो उंगली से स्क्रीन पर इशारा करती बताने लगी। नौशेरवानी कॉपी करते उसके चेहरे को देखा। वो जब्त करती हुई नजर आ रही थी। उसने अफसोस, हमदर्दी, दरहम सब महसूस किया था, सिवाय फरेब के बू के। मैं तो लब खोल के पाबंद सलासल ठहरा, तेरी और बात है तू साहब महफिल ठहरा। कमरे इम्तिहान में मामूल का सन्नाटा छाया था। दो मुमतहन खवातीन कुर्सियों की कतारों के बीच टहल रही थी। लड़कियां सर झुकाए धड़ाधड़ लिखे जा रही थी। हनी ने दफतन दर्द करती उंगलियों को सहलाते हुए सर उठाया और फिर गर्दन को रिलैक्स करते हुए दाएं तरफ देखा। कमरे की एक दीवार खिड़की से ढकी थी और सामने सड़क और बंगलों की कतार नजर आ रही थी। जिस लॉ कॉलेज को उनका इम्तिहानी मरकज बनाया गया था, वो दरअसल एक बड़ा सा बंगला था, और एक कमरा यकीनन ड्राइंग डाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उसने सोचा। नीचे लॉन था और वहां से उन अधेड़ उम्र वकील साहब की कार निकलती दिखाई दे रही थी, जो हाईकोर्ट के वकील थे। उस लॉ कॉलेज के मालिक थे और हर पेपर में बार बार इम्तिहानी कमरों का चक्कर लगाकर अपनी खराब अंग्रेजी में लड़कियों को नकल करने के नताज से डराने की कोशिश करते थे।
शुक्र कि अब वो कहीं जा रहे थे और अगले 1.5 घंटे सर पे सवार नहीं होंगे। उसने मुस्कुराहट दबाकर सोचा और दोबारा पर्चे पे झुक गई। श्श्श, नामा ने पीछे से उसे टोका दिया। उसने झंझलाकर मुमतान को देखा जिसकी उनकी तरफ पूछती थी और फिर मुड़ी। क्या है? राफिया को दो। उसने टिश्यू आगे किया। हनी ने जल्द से टिश्यू पकड़ा जैसे कोई जलता हुआ अंगारा हो और राफिया की कमर पे पैर चबाकर उसे मतवजा किया। मुमतान अब चलती हुए आगे जा रही थी, कतार खत्म करके मुड़ते और उससे पहले उसने राफिया को वो देना था। मगर राफिया तो डर गई थी या उसे समझने में गलती हुई। मुमतान गलत वक्त पे मुड़े। उसे टोका देकर टिश्यू पकड़ाती हनीन के हाथ से टिश्यू गिरा। वो फौरन पेपर पे झुकी। उसकी घबराहट ने सब वाजिया कर दिया। मुमतान खातून तेज तेज उस तरफ आई, झुककर टिश्यू उठाया, उसे खोला। हनी ने सर झुकाया, अगला लफ्ज लिखने की कोशिश की मगर हाथ नम हो गए, पर्चा नम हो गए, स्याही फैलने लगी। आप नकल इस्तेमाल कर रहे थे? कहाँ से आया है आपके पास? छोड़े पेपर। 2 हाथों ने उसका पर्चा खींचा। 2 टीचर्स मस्जिद उस तरफ आई। वो हक्का बुक्का से बैठी रही। ये मेरा नहीं मैम, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें इसे पकड़े देखा है। ये नामा ने दिया था राफिया को देने। उसने पिछली और अगली दोनों को घसीटा कि वो कोई उसकी अच्छी दोस्तें नहीं थी जिनको बचाती। मेरा नाम क्यों ले रही हो? मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है। दोनों लाताल्लुक हो गए। कमरे में तमाशा लगा। सब सर उठाकर देखने लगे। टीचर जिसे उठा रही थी कि वो अपनी चीजें लेकर ऑफिस में आ जाए। उसका पर्चा खत्म। आप पर केस बनेगा और थाने में दर्ज होगा। 3 साल तक आप पेपर्स नहीं दे सकते। उनके अल्फाज हनी यूसुफ की रूह कब्ज कर रहे थे। जमीन व आसमान उसकी निगाहों के सामने घूमने लगे। आज तो वैसे भी आखिरी पर्चा था। एकदम से सब कैसे गलत होने लग गया था। कुछ लड़कियां वापस लिखने में मसरूफ हो गई, कुछ इसे चीजें समेटते देख रही थी। मैम, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता था इसमें क्या लिखा है, वो खुश हलक के साथ कह रही थी। किसी ने इसे टिश्यू पास करते नहीं देखा था। सुपरिटेंडेंट ने टिश्यू उसके पास देखा था और अगले पिछले उन्हें दमकुटी लोमड़ी की शिकार लगी थी। सिर्फ इसे उठाया गया। वो मन्नत करती रही, कभी गुस्से से जोर से भी बोलती मगर कोई असर नहीं। मैडम उसे 2 कमरों से गुजार कर एक ऑफिस नुमा कमरे में ले आए। उसे कुर्सी पे बिठा दिया, पर्चा पेपरेट तले रख दिया और एक दूसरे टीचर के यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन टीम को कॉल करने का कहा। मुकदमे का पर्चा उन्होंने आकर बनवाया था। टीम शहर के किसी दूसरे इम्तिहानी मरकज के दौरे पे थी। उनको आने में कुछ वक्त लगना था। घड़ी की टिक टिक हनीन के एहसाब पे हथौड़े बरसा रही थी। वो सफेद चेहरा लिए हवास बाख्ता परेशान सी बैठी थी मगर खामोश नहीं थी। वो बार बार एहतजाज कर रही थी। मैम, मैंने कुछ नहीं किया, वो पिछली लड़की का था। अगर आपने एक लफ्ज मस्जिद बोला तो मैं इस पे अभी सुख का कांटा फेर दूंगी। उन्होंने गुस्से से झड़का। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुका दिया मगर वो हार नहीं मान सकती थी। वो सादी यूसुफ की बहन थी। ओ भाई को कितनी शर्मिंदगी होगी इस पर। हनी चीटिंग करते पकड़ी गई। थाने में मुकदमा उलरस कर रह गई। भाई कभी इस पे दोबारा एतबार कर सकेगा क्या? सुपरिटेंडेंट को एक टीचर ने बुलवा लिया। एक दूसरे कमरे में लड़कियां क्वेश्चन पेपर पे लिख रही थी। उनकी लापरवाही ने उनको भी फंसा दिया। अभी पिछले पेपर में उसी जगह एक पूरी कतार जो क्वेश्चन पेपर पे पॉइंट्स लिख रही थी और उस कतार में टहलती मुमतान दोनों पे पर्चा किया था इंस्पेक्टर ने। और अभी वही जल्लाद सिफत इंस्पेक्टर फिर आने वाला था। सुपरिटेंडेंट गुस्से से बाहर निकली। हनी कमरे में तन्हा रह गई। घड़ी की टिक टिक हर से पूछने लगी। मेज पे सुपरिटेंडेंट के पर्स के साथ उनका मोबाइल रखा था। हनी ने खुले दरवाजे को देखकर लम्हे भर में फैसला किया। उसे मदद पुकारना था मगर कौन आएगा? मोबाइल उछक कर उसने धड़कते दिल से नंबर मिलाया। पहले सादी का, फिर मिटा दिया। भाई के सामने शर्मिंदगी नहीं, फिर फूफू का। 2 हिंसों के बाद ही मिटा दिया। कभी भी नहीं। और मामू का तो कोई नंबर ही न था। फिर किसे करे? वक्त की रेत हाथों से फिसलती जा रही थी। वो तारीख सुरंग में खड़ी थी और ऐसे में अचानक से सुनहरी रंग से लिखे गए 11 हिंसे जगमगाने लगे। बिना सोचे समझे उसने नंबर डायल किया। ये पहली दफा तो नहीं था कि वे एक दूसरे को फेवर्स दे रहे थे। हेलो। हाशिम ने तीसरी घंटे पे फोन उठाया। वो गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा था और एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की की फैमिली से मिलकर वापस आ रहा था। को की नंबर अनजान था मगर हाशिम अनजान कॉल उठाया करता था। हाशिम भाई मैं हनीन बोल रही हूँ। मुंह पे हाथ रखे वो दबी दबी से आवाज से बोली। खौफज़दा नजरें दरवाजे पे टिकी थी। कौन हनीन?
वो याद करने लगा था। हनीन की गिरद अंधेरे बढ़ने लगे। नकल करने पे एक पर्चा, इम्तिहानी मरकज में मोबाइल के इस्तेमाल पे दूसरा पर्चा। मैं निदरत की बेटी, फारिस की भांजी, समर की शादी की बहन। हाशम चौंका था। हाँ हनीन, बोलो बेटा, क्या हुआ, खैरियत? और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाशम भाई, इन्होंने मुझे चीटिंग के जुर्म में पकड़ा है, पर्चा होगा, प्लीज कुछ करें। मैं, तुम किधर हो? मुझे एड्रेस बताओ और फ़ोन कहाँ से कर रही हो? उसने जल्दी जल्दी एड्रेस बताया था कि बाहर से बोलती सुपरिटेंडेंट की आवाज़ करीब आने लगी। सुपरिटेंडेंट आ गई। कॉल बैक मत कर कीजिएगा। घबरा कर उसने फ़ोन रखा। दरवाज़ा खुला और वो अंदर आए। हनी ने माथे से पसीना साफ किया। दोनों टीचर्स उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। उसे तो किनारे लगाई चुकी थी। अब पूरी 5 लड़कियों के क्वेश्चन पेपर का मामला आ गया था। इंस्पेक्शन टीम आएगी तो ये पिंडोरा बॉक्स भी खुलेगा। वो लोग सख्त गुस्से में थे। किसी ने भी मोबाइल की सिमत न देखा कि उनको बिला इजाज़त खुद भी मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त न थी। हनीन अब बेहतर महसूस कर रही थी। हाशिम से बात करके तसल्ली हुई थी। ये लॉ कॉलेज था। हो सकता है हाशिम उन खराब अंग्रेजी वाले प्रिंसिपल को जानते हो, वो उन्हें फ़ोन कर दे और मामला ख़त्म हो जाए। हाशिम तो सबको जानता है और ये तो सबको पता था कि काम के वक्त हाशिम कारदार को ही पहली कॉल की जाती है। उसने कोई गलती नहीं की। वो उंगलियां मरोड़ती खुद को रिलैक्स कर रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। वो खिड़की से नीचे गेट को देखने लगी। यहाँ से गेट साफ दिखाई देता था। वो वकील प्रिंसिपल कब आएंगे? उफ, कितना वक्त गुजरा। सुपरिटेंडेंट की कितनी कड़वी कसेली सुनी, कुछ पता नहीं। पता उस वक्त चला जब उसने गेट के पास सियाह चमकती कार रुकती देखी। पिछला दरवाजा खोलकर वो निकला। सियाह सूट, टाई, सन ग्लासेस, हाथ में सुरकोर की फाइल, ग्लासेस उतारे उसने गेट पार किया। हनीन का सांस रुक गया। बहुत अरसे बाद देखा था मगर वो पहचान गई थी। वो हाशिम था। हाशिम खुद आया था। हनीन के लिए वो साख्त थी। वो वकील लग रहा था। उसकी शख्सियत ऐसी थी। उसे किसी मुलाजिम ने नहीं रोका। वह किसी से इम्तिहानी कमरे का पूछकर ऊपर आया। राहदारी उबूर की और सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के सामने रुका। हनीन बेख्तियार खड़ी हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों सिमटे थे। सुपरिटेंडेंट आप हैं? हाशिम ने संजीदगी से सुपरिटेंडेंट को मुखातिब किया। वो दोनों ख्वातीन पजल से होकर उसे देखने लगी। जी मैं ही हूँ, मगर ये इम्तिहानी मरकज़ है, यहाँ गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला। उसकी शख्सियत के राह में जरा धीमी से कहने लगे। तो फिर आप इनको यहाँ से भेज दें क्योंकि मुझे और आपको तनाही में बात करनी है। हाशिम ने कुर्सी खींची, टांग पे टांग जमा कर बैठा और संजीदगी से दूसरी मुम्तहन की जानिब इशारा किया। सुपरिटेंडेंट परेशान हुई मगर दूसरे टीचर खुद ही जल्दी से बाहर निकल गई। हनीन बेटा, दरवाज़ा बंद करो। उसने इत्मीनान से दूसरा हुक्म सादर किया। सुपरिटेंडेंट चौंकी। वो इस बच्चे का जानने वाला था मगर हनीन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। फिर वापस आकर खड़ी रही। टांगों से जान निकलने की थी मगर बैठी नहीं। हाशिम ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था। देखें, आप इस तरह कैसे अंदर आ गए हैं? ये कोई तरीकाकार नहीं है। अब कि उनको गुस्सा चढ़ने लगा था। मैं हाशिम कारदार हूँ, हनीन यूसुफ का वकील, और तरीक़ाकार मैं भी आपको समझा ही देता हूँ। मगर उसके नाम का सुपरिटेंडेंट पे कोई असर न हुआ। वो उसे नहीं जानती थी। इस बच्चे ने नकल किए। ये नकल की बोटी टिश्यू पेपर लहराया। हमने इसके पास से पकड़ी और अभी इंस्पेक्टर आकर इस पे पर्चा काटने लगे हैं। इसीलिए मैं यहाँ आपकी कोई सिफारिश नहीं सुनने वाली हूँ। जी, ये नकल की बोटी इसके पास थी? बिल्कुल थी। हाशिम ने इस बात में से रिलाया तो हनी ने करंट खाकर बेचैनी से उसे देखा। और ये बोटी इसे आपने पहुंचाई थी मैडम सुपरिटेंडेंट? मैडम का मुंह खुल गया। आंखों में हैरत और फिर गुस्सा हलकोरे लेने लगा। मगर अब हाशिम ने उसे बोलने का मौका नहीं देना था। ये आप ही नहीं पहुंचाई, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले चंद सालों में आपने अपने 3 रिश्तेदार बच्चे और एक दोस्त की बच्ची को नकल पहुंचाई थी। उन चारों लड़कियों की बयान हल्फी, नकल के अमल का तरीका, उन इम्तिहानी मराकज़ की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी सब इस फाइल में मौजूद है। और जब मैं ये फाइल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और कंट्रोलर इम्तिहानात को दिखाऊंगा और जब वो उनमें से एक बच्ची के मुंह से सब सुनेंगे, क्योंकि वो बच्ची बाद में मदरसे चली गई थी और उसे अपनी नकल की कमाई गई डिग्री पे बेहद निदामत है, तो आपका क्या बनेगा? सुपरिटेंडेंट का तो रंग सफ़ेद पड़ा ही। हनीन अलग मुंह खोले हाशिम को देख रही थी जो सिर्फ फाइल लहरा कर सब कह रहा था। ये झूठ है, मैंने कभी किसी को नकल नहीं करवाई। वो मेरा मसला नहीं, ये बच्ची मेरा मसला है। आप इसे पेपर वापस दें और उसका जो टाइम, कितना टाइम ज़ाया हुआ है,
रुककर हनीन को देखा। वो जो हक्का बुक्का उसे देखे जा रही थी, गड़बड़ाकर घड़ी देखी। 40 मिनट। इसके जो 40 मिनट जाया हुए वो इसको एक्स्ट्रा दी। इसका पेपर बगैर सुख निशान के लिया जाए और इसे इज्जत से जाने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो आपकी यूनिवर्सिटी की वीसी का नंबर मेरे फ़ोन में आर की लिस्ट में, साथ ही मोबाइल स्क्रीन दिखाई, कंट्रोलर इम्तिहान का एस की लिस्ट में और आईजी का टी में। सो मेरे RST दबाने से पहले इस बच्चे को इसका पेपर वापस मिल जाना चाहिए। वो सुपरिटेंडेंट की आंखों में देखकर बहुत इत्मीनान से कह रहा था, ये सब बकवास है और हम इंस्पेक्शन टीम को कॉल कर चुके, वो आते ही होंगे। वो बेचैन मुस्तरब गुस्से में थी। एक तो और भी अच्छी बात है, मैं ये फाइल उन्हीं को पेश करूंगा और मुझे लगता है कि अभी तक आपको उन लड़कियों के बयानात की नज़ाकत की समझ नहीं आई। हनीन बेटा, ये लो और पहला बयान इनको पढ़कर सुनाओ। हाशिम ने सुपरिटेंडेंट को ही देखते हुए फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। हनीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कपकपाते हाथों से फाइल खोली और पहला सफ़ा सामने किया। कारदार एंड सीज प्रेजेंटेशन। हाशिम कारदार के पॉइंट्स। वो अंधों की तरह सफ़े के ऊपर नीचे देख रही थी। ये तो हाशिम के ऑफिस की कोई फाइल थी। उसने खौफजदा निगाह से हाशिम का चेहरा देखा। क्या वो गलत फाइल उठा लाया था? पढ़ो हनीन। अब क्या? हाशिम ने उसे देखकर कहा, फिर तिरछा होकर खुद फाइल को देखा। पहला केस तो आपकी बहुत करीबी अजीज बच्ची का है और ये वाक़या भी इसी सेक्टर के कॉलेज में पेश आया। वो जैसे पढ़ते हुए एतमाद से कह रहा था। वो गलत फाइल नहीं उठा कर लाया था। हनीन बेयकीनी से उसे देख रही थी। हाशिम झूठ बोल रहा था। बस सुपरिटेंडेंट की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। हाथ उठाकर सख्ती से रोका। हाशिम ने फाइल लेकर बंद कर दी। पेपरवेट हटाकर पेपर उठाया और हनीन को दिया। जाओ, जाकर पेपर करो। हनीन ने मैडम को देखा। वो जब से लब काटती उसे देख रही थी। उसी पल दरवाज़ा खोलकर प्रिंसिपल वकील दाखिल हुए। हाशिम ने गर्दन तिरछी करके मुस्कुरा कर देखा, फिर उठकर मिला। वो खुशगवार हैरत से उससे मिले। कारदार साहब, आप इधर कैसे? वो उसे जानते थे। खैर, आप तो सुपरिटेंडेंट भी उसे जान गई थी। दरअसल ये मेरी कजिन की बेटी है। ख़ानदान में एक बुजुर्ग की डेथ हो गई थी। मुझे इनको पिक करना था, मगर ये खबर सुनकर परेशान हो गई और आधा पौना घंटा ज़ाया होगा। बमुश्किल पेपर मुकम्मल करने पे राज़ी किया मैडम ने, और एक्स्ट्रा टाइम भी देंगी, उनकी मेहरबानी। कहते उसने मुस्कुराकर सुपरिटेंडेंट को देखा, जिन्होंने बमुश्किल असबाब में से हिलाया। नहीं, बस थोड़ा सा रह गया था, मैं 15-20 मिनट में कर लूँगी। हनीन पेपर दबोचे खड़ी हो गई। जी बिल्कुल, आप आराम से करें, प्रिंसिपल साहब ने गर्मजोशी से कहा। फिर हाशिम की तरफ मुतवज्जा हुई। आइए नीचे ऑफिस में चलकर बैठते हैं। बड़ा अरसा वो मुलाकात नहीं हुई थी आपसे। हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया, फिर घड़ी देखी। उसका वक्त बहुत कीमती था, मगर फिर भी उसने हनीन से कहा, पेपर देकर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओ मैडम, इंस्पेक्शन टीम पहुँचने वाली है। आपने उनको किस सिलसिले में बुलाया था? प्रिंसिपल साहब ने जाते जाते एकदम पूछा। हनीन की टांगों से जान निकलने लगी। उसने हरासा सी होकर हाशिम को देखा, जा गहरी सर्द नजरों से सुपरिटेंडेंट को देख रहा था। वो हॉल नंबर 3 में लड़कियां क्वेश्चन पेपर पे लिख रही थी। तो ओके। वो सर हिलाकर हाशिम को बाहर ले गई। हनीन भी पेपर किसी माता अजीज की तरह पकड़े वहां से निकल गई। 20 नहीं, इसे 25 मिनट लगे। जल्दी जल्दी पेपर खत्म करके वो शौलाबा नजरों से खुद को घूरती सुपरिटेंडेंट से निगाह मिलाए बगैर नीचे आई तो हाशिम प्रिंसिपल के ऑफिस, जो पोर्च के साथ था कि वो कॉलेज बंगला ही था, से निकल रहा था। उसे देखकर खुशगवार से मुस्कुराया। हाशिम भाई, थैंक यू सो मच। वो करीब आकर बोली तो आवाज़ भरा गई, आंखें नम हो गई। शुक्रिया किस चीज़ का? सदिया, तुमने हम पे एक एहसान किया था, उसको उसी का बदल समझ लो। खैर, मैंने प्रिंसिपल से कह दिया, वो इस अमर को यकीनी बनाएगा कि तुम्हारा पेपर बगैर सुर काटे के सील हो जाएगी। उनको खबर नहीं हुई सारे मामले की? ज़रूर होगी, मगर तब तक तुम्हारा पेपर जा चुका होगा, बेफिक्र रहो, मैंने सब संभाल लिया है। उसने एतमाद से कंधे उचकाई। मगर वो फाइल, उसमें मैडम की तफसीलात तो नहीं थी। हाशिम ने हंसकर सर झटका। मुझे तो उस औरत का नाम भी नहीं मालूम। मगर वो सब आपने कैसे कहा? मैंने अंदाज़ा लगाया, कम से कम 4 दफ़ा तो उसने ये काम किया होगा। लेकिन अगर वो ईमानदार टीचर होते तो? बहरहाल वो ईमानदार नहीं थी। और अगर वो फाइल देख लेते? मुझे पता था वो नहीं देखेगी। अपना अमाल नामा कोई भी नहीं देखना चाहता। उसने कलाई पे घड़ी देखी। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं। और सदी यूसुफ की बहन बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। नहीं, वैन आ गई होगी, और अगर आपने छोड़ा तो सबको पता चल जाएगा। हाशिम भाई प्लीज सादी भाई को मत बताइएगा। वो एकदम खौफजदा और शर्मिंदा नजर आने लगी।
क्या ये कहने की बात है? उल्टा वो हैरान हुआ। हनी ने आंखों से मुस्कुरा दी। आज फिर पार्टी पे आ रहे हो? समर ने आरएसवी 20 टिकट करके बेच तो दिए थे। जी, पुप्पू खुद कार्ड देने आई थी, हम सब आएंगे। अच्छा, समर खुद गई थी? गुड। हाशिम मुस्कुरा दिया। फिर दोबारा घड़ी देखी, उसको जाना था। सो मुहज्जिब अंदाज में इजाजत चाहिए। हनीन की निगाह ने उसके कार में बैठने तक उसका ताक़ुब किया। उसका परफ्यूम हनूज उसके इर्द गिर्द फैला था। वो जादूगर था। साहिर, वो मुड़ गई। अभी उसे राफिया और नामा की भी खबर लेनी थी। सारे गुल बूटे मसनवी रंग नमो खुशबू धोखा है। किसरी की सरज़ेज़ार में सियाह शाम सुनहरी तारों के साथ जलवागर हुई थी। भरपूर सजावट, सियाह सुनहरी स्प्रे पेंट शुदा असली गुलाब रोशनियां, कई कहे वो सब गोल मेज़ों के गिर्द खड़े थे। वो गोल मेज़ें इतनी ऊंची थी कि सीने तक आती। कुर्सियां निदारत, एक मेज पे टेक लगा था। यूसुफ सा और उसके गिर्द वही चारों थी। सिर्फ हनीन का फ्रॉक सुनहरी था, बाकी सादी और सिम सियाह सूट में थी। और जमर को तो सियाह की आदत थी। वो बेतासर चेहरा लिए घुंघरियाली लट उंगली पे लपेटते सामने देख रही थी। सिया लंबी कमीज, कंधों पे सियाही दुपट्टा, बाल खुले थे। हनीन के बाल मगर फ्रेंच चोटी में बंधे थे और वो मुसलसल इर्द गिर्द से गुजरती लड़कियों के पैर देख रही थी। अमीर लड़कियों की शक्लें जैसी भी हों, पाँव बल्ला के हसीन होते हैं। वो चेहरा रगड़ ले बहुत है। पैरों का ख्याल दावतों में ही आना। उसने अपने पाँव फ्रॉक के घेर के अंदर समेटने की नाकाम कोशिश करते हुए सोचा। सिम काफी पुरजोश आया था। हनी ने कह करके अम्मी को बड़े अब्बा के पास छोड़ देते हैं। क्यों पुप्पू? समर की ताई थी तो सादी इनकार न कर सका। सीम को सबसे ज्यादा खुशी सोमवार को अपने दोस्तों को अपने अमीर रिश्तेदारों की दावत की तफसील बताने की थी। इसलिए रास्ते में बार बार वो दबी आवाज में अपना और कारदास का रिश्ता पूछता आया था। हाशिम भाई हमारे क्या लगते हैं? देखो सीम, हमारे नाना ने 2 शादियां की थी। हनी ने पहली दफा तफसील से समझाया। पहली बीवी से अम्मी और वारिस मामू थी, जिनकी बीवी सारा खाला है, पता है ना उनका? सीम ने अस्बात में सर हिलाया। और दूसरी बीवी से फारिस मामू थी। अब एक जो दूसरी नानी थे ना, उनके भाई ये औरंगजेब कारदार थे, हाशिम भाई के अब्बू। यानी फारिस मामू और हाशिम भाई फर्स्ट कजिन हुए? बिल्कुल, मगर हमारी अम्मी के फर्स्ट कजिन नहीं है हाशिम भाई। हमारे कुछ भी नहीं लगते वैसे। तो फिर वो हमें कैसे जानते हैं? उफ सीम, खून का रिश्ता नहीं है, मगर अम्मी की सौतेली माँ के भतीजे वे तो रिश्तेदार तो लगे ना। अब दोबारा मत पूछना। मगर फिर वो जमर पुप्पू को कैसे जानते हैं? हाशिम भाई और पुप्पू वकील हैं, एक साथ काम करते रहे होंगे, इसी तरह शायद। तो हाशिम भाई ने सारा खाला को क्यों नहीं बुलाया? उफ, मुझे क्या पता। सारा खाला तो वैसे भी अब किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं है और हमें भी कभी कभी ही बुलाते हैं। पहले कब बुलाया था? मैं तो कभी नहीं गया। सिम को तो गम लग गया। बस चंद एक बार गए थे हम उनकी तरफ, भाई और मैं। अब चुप करके बैठो। उसने बात टाल दी और बमुश्किल सीम को खामोश करवाया। मगर पार्टी में अगर वाकई खामोश हो गया था, ये उसकी दुनिया से मुख्तलिफ दुनिया थी और उससे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। कट्ठू, उसने हनीन के करीब सरगोशी की। ए हाशिम भाई, दूर किसी से हंसकर बातें करते हाशिम की तरफ इशारा किया। कितने आर्टिफिशियल लगते हैं ना। उल्लू, इशारे मत करो। उसने जल्दी से सीम का हाथ दबाया। अलबत्ता चेहरे के रंग बदल गए। वो हाशिम को देख भी न पा रही थी। दिल में खौफ अलग, अगर किसी को पता चल गया तो? किसरी कारदार के बाहर चंद किलोमीटर के फासले पर एक वैरान सड़क पे वो कार रुकी खड़ी थी। चांद और स्ट्रीट पोल की मिलीजुली मध्यम रोशनी में देखो तो ड्राइंग डोर से टिक लगाए फारिस गाजी खड़ा था। सीने पे बाजू लपेट रखे थे और सर झुकाए जोकर जमीन पे रगड़ रहा था। दफातर ने उसने सर उठाकर देखा। अपनी सुनहरी आंखें मतलाशी अंदाज में दाएं बाएं घुमाई। वो गोया किसी का मुंतजर लगता था। उस नीम अंदर जगह पर भी उसका चेहरा शफाफ सा लगता था। जेल वाली पूनी अब कट चुकी थी और बाल बहुत छोटे हो चुके थे। गोया उस तरह फेर दिया। वो पूरी आस्तीन की सुरमई शर्ट पहन रखी थी। वजह चेहरे पे बेजारी सी थी। सुनहरी आंखें, सत्वा मगर मगरूर नाक उसको मजीद पुरकशिश बनाती थी। वो आखिरी ऐसा मर्द था कि जिसको रात चलते भी लोग मुड़कर 1-2 दफा तो जरूर देखते थे, मगर वो आम खूबसूरत मर्दों की तरह उस बात से लुत्फानंदोज नहीं होता था। शायद अब नहीं होता था। अब उसके चेहरे पे हमा वक्त एक चिड़चिड़ापन छाया रहता था, बेजारी और गुस्सा। बिलाखिर सामने से कार आती दिखाई दी। तेज हेडलाइट्स के बाद फारिस ने आंखें चिंतिया कर मुंह फेर लिया।
हेडलाइट्स मध्यम हुई, इंजन बंद हुआ, बत्तियां बुझी, सड़क पे फिर अंधेरा छा गया। दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। यहाँ से उसकी पुष्ट दिखाई देती थी। सर के बाल सियादर, नीचे रफ से जींस शर्ट पहन रखी थी, हाथ में एक बैग पकड़ रखा था। गाजी, उसने गले मिलने को बाजू आगे बढ़ाया। फारिस ने बैग लेने को हाथ बढ़ाया और रुक गया। मुबारक तो देने दे यार, मेरा सामान। स्टीफनी, वो खुश्क लहजे में बोला, मगर आवाज खुश्क नहीं थी। नौजवान ने अफसोस से सर झटका। मैं तुम्हारा वाहिद दोस्त हूँ, जेल का साथी रहा हूँ, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अगर तुम्हें बाहर लाने में सादी का हाथ है तो 2-4 उंगलियां मेरी भी हैं। बंदा दोस्ती का ही लिहाज कर लेता है। बैग साथ धरते बहुत नाराजी से बोला था। सामान पूरा है? उसने जिप खोल कर देखा। तफ्तीशी मशकूक निगाहों से एक एक शेख उलट पलट किया। अंधेरे के बावजूद इतना देख सकता था कि सब पूरा था। जान पे खेल कर लाया ये सब। वैसे तुम इसका क्या करोगे? अपनी हिफाजत के लिए है, और क्या करना है? वह बैग को कार की पिछली सीट पे रख रहा था। इसला अपने लिए भी रखो तो चलाना दूसरे पे ही होता है। अल्लाह को मानो गाजी, अभी तुम जेल से निकले हो, अभी से एक काम। तुम्हारा शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वो सपाट सा कहता ड्राइंग डोर की तरफ बढ़ा। स्टीफनी चंद लम्हे के लिए हक्का बुक्का रह गया। और मेरे पैसे? क्या तुम भूल गए कि मैं शहर के सबसे महंगे कंसल्टेंट्स में से एक हूँ? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, उसने ताजुब से कहा और अंदर बैठ गया। मगर मेरे पैसे लगे हैं यार, वो कौन अदा करेगा? वो चीखा था। फारिस ने हाथ माथे तक ले जाकर उसे सलाम किया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर कार आगे बढ़ा दी। वो वहीं खड़ा खफगी से बड़बड़ाता रहा। कसरी कारदार के अंदरूनी लॉन में पार्टी की रौनक जारी व सारी थी। सादी जूस की गिलास से घूंट भरता गहरी नजरों से बाईं तरफ देख रहा था। वहां शहरीन खड़ी किसी से मिल रही थी। उसने वही सुनहरा गाउन पहन रखा था और हाथ में क्लच के साथ टैप उठा रखा था। फिर सादी को देखकर उनकी तरफ आई। हेलो डीए, सिमर को उसी तरह पुकारती थी, डीए यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। फिर सादी पे एक सरसरी नजर डाली। हेलो सादी, ठीक हो तुम? रस्मी सा हाल अहवाल पूछा। सिमर ने मेरे सर के खम से जवाब दिया। उसी तरह मुड़ गई, मगर सादी के करीब से, और सादी ने बेहद महारत से टैप पकड़कर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। शहरीन मुड़े बिना दूर होती गई। सादी ने गहरी सांस ली। आधा काम हो गया था, मगर पासवर्ड? सिमर ने वादा पूरा किया। सादी बिलाखिर आ गया। हाशिम ने मुस्कुराकर उसके कंधे को दबका तो संभल कर सीधा हुआ। हाशिम अभी उधर आया था। हनीन अपने जूतों को देखने लगी। सिमर ने जरा सा शाने उचकाया और खामोशी से उसे सादी से बात करते देखती रही। क्या कर रहे हो आजकल? वो बिल्कुल बड़े भाइयों के अंदाज में पूछने लगा। सादी सादगी से मुस्कुराया। आपको इल्म न हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नहीं मान सकता। हाशिम हंस दिया, मगर उसकी सर्द आंखें सादी के अंदर तक उतर रही थी। यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ। हाशिम की बर्फ आंखों में तपिश उभरी, मगर मुस्कुराहट फीकी न हुई। कोई मदफन मिले तो मुझे भी खबर करना। सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा, वादा रहा। सादी के लहजे में अज़्म था। हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और सादी के कॉलर से नादिदा गिर्द झाड़ी। मैं इंतजार करूँगा। फिर दूसरों की तरफ पलटा। कैसी हो हनीन? हनी ने चेहरा उठाया, पलके लरसी। वो सामने खड़ा था, नरम मुस्कुराहट से उसको देखता। कैमल कलर के सूट में मलबूस, अंदर सियाह शर्ट, सबसे मुख्तलिफ। हनीन का एतमाद बढ़ा। किसी को कुछ इल्म नहीं होगा, हाशिम किसी को नहीं बताएगा। जी ठीक। वो सीन को देखे बिना समर की जानी मतवजा हुआ। क्या मैंने आपको बताया कि मुझे सरकार नाम अब्दुल गफूर में सेटलमेंट मिल गई है? समर की घुंघरियाली लपेटते उंगली साफ हो गई। आंखों में हैरत, शौक कुछ भी न जाहिर हुआ, बस सवालिया अब्रू उठाई। वाकई प्रोसिक्यूटर बसीरत कैसे माने? जैसा कि मैं कहता हूँ, पैसा बोलता है। मैं महसूस हुआ था। वैसे आपको लाइल्म देकर हैरत थी। मेरा ख्याल था मेरी जीत का आपको इल्म होगा। मुझे वाकई इल्म नहीं था कि आप जीत गए। उसने बेनियाजी से अब्रू उचकाए। एनीवेज, मुबारक हो, आपने कातिल को मराहिल से महफूज करा लिया। ये सिर्फ एक्सीडेंट था, हाशिम ने याद करवाया बस। फिर एंट्रेंस की तरफ देखा और मैं आता हूँ कहकर अपने दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ गया। समर उसे जाते देखती रही, फिर रुख मुड़ा तो सादी उसे ही देख रहा था। ये किस चीज की बात कर रहे थे? अरे, कॉर्पोरेट लिटिगेशन से क्रिमिनल केसेस की तरफ क्यों आ जाते हैं बार बार? जरा समराइज करके बताएं। उसकी बात पे समर ने कहना शुरू किया। वेल, हाशिम की माँ की दोस्त मिसेस शहला इरशाद के ड्राइवर ने एक्सीडेंट में टीनेज लड़की मार दी और हाशिम अपना ऑफिस छोड़कर सिर्फ अजीज कारब को फेवर देने डीए का ऑफिस आता रहता है।
सो मामला सेटल करना चाहता था, मगर प्रोसिक्यूटर बसीरत के पास केस होने की वजह से ये मुश्किल था। बहरहाल उसने डेट की रकम जितना अमाउंट ऊपर भी खुफिया तौर पर वर्षा को दे दिया और मामला सेटल। सादी ने अस्बात में सर हिलाया। सिर्फ 20 मिनट? समर ने ना समझे से उसे देखा। अब पहली दफ़ा जब मुझे आपके पास लेकर गए थे तब मेरी उम्र 20 मिनट थी। इससे सिवाय उन 20 मिनट के बाकी के 25 साल और 7 दिन मैं आपके करीब रहा हूँ, और उन 20 मिनट की कमी मेरी आपको समझने की सलाहियत पर असरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने हाशिम से कहा आप उसकी जीत से बेखबर थे, और उसको डिकोड करो तो आपको खबर थी, मगर जीत की नहीं, क्योंकि वो शायद जीता ही नहीं है। इसलिए आपने अभी समराइज करके बताया, उसे जुमराइज करके बताएं। जुमराइज करूं? अच्छा। वह हल्का सा हंसी, और इतने अरसे बाद ये पहली दफा हुआ। वो मुस्कुराता उसे देख रहा था। हनीन बेदिली से सुन रही थी। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कानून अंधा होता है, मगर प्रोसिक्यूटर की 2 आंखें होती। मुझे केस देखकर पता चल गया था कि एक्सीडेंट मालकन ने किया है और ड्राइवर कुर्बानी की भीड़ है, मगर सबूत था ना गवाह। तो मैंने हाशिम को प्रोसिक्यूटर बसीरत का रास्ता दिखाया, क्योंकि हाशिम अपनी अना के लिए मिस्टर शहला से दोहरी रकम निकलवा सकता था। जब लड़के के बाप ने बताया कि दोहरी रकम मिल गई तो मैंने बसीरत साहब को डील के लिए कायल किया। बहरहाल एक एक्सीडेंट था और मैं सिर्फ उस फैमिली की मदद करना चाहती थी। मुस्कुराकर बताते उसने दूर किसी से बात करते हाशिम को देखा। हनीन बेदिली से इधर उधर देखने लगी। अलबत्ता सादी ने सही एंजॉय किया था। आपने हाशिम को क्यों नहीं बताया कि वो नहीं जीता? समर ने जवाबन सादी की आंखों में देखा। हमारे स्कूल में एक जादूगर शो करता था, कभी टोपी से कबूतर निकालता, कभी कान से। मैंने एक दिन पूछा उस ट्रिक का राज तो बताएं। वो बोला जिस दिन बता दिया वो मेरे शो का तुम्हारे स्कूल में आखिरी दिन होगा। सही, और ये ड्राइवर को कुर्बान करने का मशवरा भी हाशिम भाई का होगा। क्या पता उन्हें मालूम न कि जुर्म मालकन ने किया है। हनीन को बुरा लगा था। मालूम, हाशिम कभी भी अपने क्लाइंट से नहीं पूछेगा कि उसने जुर्म किया है या नहीं। उसका काम दिफा करना हो तो दिफा करेगा, प्रोसिक्यूट करना हो तो प्रोसिक्यूट करेगा। हनीन समर को देखकर रह गई। हाशिम ने उससे भी नहीं पूछा था कि उसने नकल की थी या नहीं, मगर क्यों? क्योंकि वकील का काम पूछना और मौकिल पे एतबार करना नहीं होता, उसे खुद तफ्तीश करके सच ढूंढना और उसे छुपाना या बढ़ाना होता है। हाशिम भाई को लाजमी पता होगा कि मालकन ने जुर्म किया है। अपने जैसे क्रिमिनल्स को अच्छे से जानते हैं। सदी ने इजाफा किया तो समर ने अब्रू उठाकर उससे देखा। सदी, मैं हाशिम को पसंद नहीं करती और काबिल एतबार तो कतई नहीं समझती, मगर क्रिमिनल्स का दिफा करने के बाद हम उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते। सदी खामोश हो गए। बस एक नज़र जमर पे डाली। अगर जो पप्पू को पता चल जाए कि वो हाशिम को इतना भी नहीं जानते तो। जवाहिरा जब इधर आई तो तनहा नहीं थी, साथ 2-3 ख्वातीन भी थे। ताज़ा बोटॉक्स का असर था। वो सियाह सुनहरी धारियों वाले गवन में दमक रही थी। मुस्कुराते हुए सादी का कॉलर नज़ाकत से झाड़ा। क्या ये दोस्ती है तुम्हारी नज़र में कि शक्ल भी नहीं दिखाते? बड़ी नज़ाकत और मान से का। सादी नरमी से मुस्कुरा दिया। अब आपके पास खुद पहले जैसा वक्त नहीं होता मिसेस जवाहिरात। जवाहिरात बस मुस्कुरा कर अपनी फ्रेंड से समर का तारुफ करवाने लगी। एक तो शायद समर को जानती भी थी। ओह, आप समर ही, मुझे याद है, पहले भी मुलाकात हुई थी। उसने अलबत्ता समर का नाम गलत तलफ़ुज़ से बोला था, रे के ऊपर सबर के साथ। उफ, इट्स जुमर जे के ऊपर पेश है। उसने तोड़ तोड़ कर बताया। वो खातून अच्छा अच्छा कहकर सर हिलाने लगी। कदरे फासले पर खड़ा नौशेरवा तंद नजरों से उधर ही देख रहा था। उसे माँ के वादा पूरा करने का इंतजार था। अब जवाहिरात ने सादी खवातीन से सादी का तारुफ करवाया। ये सादी यूसुफ है, हमारा रिश्तेदार और बहुत अच्छा दोस्त। अपना मुकम्मल तारुफ और सजरे नस बताना सादी को पसंद है। सो बताओ ना सादी। सादी जरा सा चौंका, फिर संभल कर मुस्कुराया। सब उसे ही देख रहे थे तो नौशर्मा की बेइज्जती का बदला उतारा जा रहा था। उसने बस एक नजर सामने खड़े शेरों पे डाली, जिसके लबों पे फातिहाना मुस्कुराहट थी। सादी खंकारा। मिसेस जवाहरात ने चूंकि शजरे नस्ल का जिक्र किया है तो हम पठान हैं और हमारा कबीला बनी इसराइल से ताल्लुक रखता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के औलाद से। इसीलिए सादी यूसुफ खान नाम है मेरा। यूं मेरे मिडिल क्लास वालिदैन हम सब बनी इसराइल से हैं। कहकर उसने मासूमियत से जवाहरात को देखा। जहाँ शेरू का चेहरा सियाह पड़ा वहीं जवाहरात भी बुझ गई। वे यकीनन सब उस अंदाज में नहीं कहलवाना चाहती थी। अगर जो उस रोज नौशर्मा के सामने झाड़ी गई तकरीर यहाँ दोहराता तो कितना मजा आता। मगर अब वो तीनों खवातीन सताइशी नजरों से उसे देख रही थी। नौशर्मा सर चटक कर आगे बढ़ गया। जवाहरात ने उनमें से एक को मुखातिब किया। ऑस्ट्रेलिया कब जा रही है अमना?
इसी हफ्ते हमाद और किरण के साथ समर चौक की शादी भी। हनीन तक ने उनको देखा। जवाहरत मुस्कुराती हुई नरमी से पूछ रही थी। उसके पास बदला लेने के बहुत से तरीके थे। किरण कैसी है? जुड़वा बेटे है उसके, खुश है। वो किरण की खाला थी और ये तो सबको इल्म था कि समर के मंगेतर का रिश्ता जवाहरात के जानने वालों में ही हुआ था। वो खवातीन वहां से हटे तो जवाहरात उस तरफ मुड़ी, एक मासूम नजर शादी के संजीदा चेहरे पे डाली, फिर समर को देखा जो सपाट खड़ी थी, फिर एकदम आंखों में मलाल उभरा। ओह आई एम सॉरी अनी, मुझे हमाद का जिक्र नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना। नरमी से उसका हाथ थामकर वो जैसे बेहद शर्मिंदा थी। हनी ने लब काटते हुए पप्पू को हमदर्दी से देखा। उसे अपने पिछले रवैये पर शर्मिंदगी हुई। बेचारी पप्पू, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ा था मगर वो रुख मोड़ गई और वहीं एंट्रेंस से वो चला आ रहा था। सिया सुनहरे लोगों में वही मुनफरिद था। नीली जींस और सफेद शर्ट, छोटे कटे बाल, कंधे पे बैग लटकाए। वेटर ने कुछ कहा, उसने मुंह करते बेजारी से उसे परे किया और बरामदे की जानी पड़ गया। सुमर की आंखों में कुर्ब उभरा, नफरत, गम, गुस्सा लब भीज के। जवाहरात ने उसकी निगाह के ताकुब में देखा। वो रिहा हो गया और ये उसके मामू का घर है, उसको रहने से रोक नहीं सकती। फारिस को कोई भी कुछ करने से रोक नहीं सकता। जवाहरात ने सुमर का हाथ दबाए हुए माजरत की मगर धीरे से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम सॉरी रियली, यू शुड बी, सादी ने सत लहजे में कहा। जवाहरात ने नरमी से उसे देखा, उसकी कहनी को बच्चे की तरह थपका और एक्सक्यूज मी कहकर आगे बढ़ गई। हनीन, सीम, सादी दोनों खामोश थे और जुमर के रद्द-ए-अमल के मुंतजर थे मगर उनकी तरफ नहीं देख रही थी। क्या आपने वो किताब पढ़ी जो मैंने गिफ्ट की थी? सादी ने खंगार कर कहा। कौन सी किताब? सुमर ने आंखों में उतरी नमी को अंदर उतार लिया मगर लहजे में लर्जिश दी। हाँ वो 13वीं सदी का मुस्लिम स्कॉलर, नॉन फिक्स। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकी, मैं आती हूँ, अभी हूँ। वो मौजरत करके अंदर की तरफ बढ़ गई। फुप्पो हर्ट हुए। सीम ने कहा। दोनों चुप रहे। फारिस अंदर आया और सीधा गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे के तासुरात सपाट थे। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद किया और बैग बेड पे रखा, फिर खुद भी साथ बैठ गया। सिर हाथों मिले कितनी देर बैठा रहा। उसकी आंखों में अजीब मलाल दराया था। लोगों में घिरी खड़ी उस सिया लिबास वाली रगी की बुरी आंखों की तपिश वह अंदर तक उतर गई थी, जैसे उसने उसके सारे अंदर को जला डाला हो। वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा। कमरे में सन्नाटा था। मध्यम जद बत्तियां जल रही थी। बाहर के शोर और रौनक से बिल्कुल कट कर एक कमरा खामोश सा था। फिर वो उठा और धीरे धीरे चलता खिड़की तक आया। पर्दा जरा सा सरकाया। सामने ऐलान में वो खड़ी थी। बददिली से और सादी से कुछ कह रही थी। अपनी तमाम तर खुश्क मिजाज और तलखी के बावजूद उसकी आंखों में उतरी गहरी उदासी को वो यहाँ से भी देख सकता था। जैसे वो अंदर की सारी वीरानी को छुपाने के लिए खुद पे करख्तगी का मलमा चढ़ाए हुए थी। उस पर नजरें जमाए हुए ही खड़ा रहा, उंगलियों से पर्दे को उसी तरह थामे रखा। वो मंजर में थी और फारिस की निगाहें वहीं जमी थी। जहन में बहुत से पुराने मंजर घूम रहे थे। जी हाँ, मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि मुल्जिम फारिस गाजी ने मुझे रेस्टोरेंट बुलाया था और फिर मुझ पर गोली चलाई थी। बरसों पहले वो अदालती कटहरे में खड़ी थी और गर्दन उठाए सपाट अंदाज में कह रही थी, नहीं, मैंने उसे गोली चलाते नहीं देखा था मगर मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। मैं गवाह हूँ इस बात की। मुझ पे और जरताशा गाजी पे हमला करने वाला मुल्जिम फारिस गाजी था। फारिस ने पर्दा छोड़ दिया, कपड़ा लहराकर अपनी जगह पर आन गिरा। बाहर का मंजर छुप गया। उसका दिल बुरा हो गया था। आंखों में नागवारी उभर आई थी। वो सर झटक कर वापस बेड की तरफ आया। तेज सफेद बत्ती जलाई और फिर बैग खोलने लगा। कुछ देर पहले खिड़की के पास खड़े शख्स वाला कोई तासुर उसके चेहरे पे नहीं था। वहां सिर्फ संजीदगी थी और सपाटपन। अब वो बैग की तमाम अशिया को एक एक करके देख रहा था, चेक कर रहा था। बाहर केक कट रहा था। हाशिम और शहरीन बच्ची के इर्द गिर्द मुस्कुराते मौजूद थे। मसनवी कहे के खोखली खुशियाँ। फिर शहरीन ने केक के टुकड़े करना शुरू किए। वो फाउंटेन का 3 मंजिला केक था, जिसे असली गुड़िया फूले फ्रॉक के साथ खड़ी हो। वो फ्रोजन की एल्सा थी मगर उसका लिबास नीला नहीं बर्फीला गुलाबी था। चंद केक्स इसके अलावा भी मरकजी मेज पर रखे थे जिनके अब फियोना टुकड़े कर रही थी। एल्सा वाले केक पे एल्सा ने एक दिल उठा रखा था जिस पे सोनिया लिखा था। शहरी ने वो दिल सोनिया की प्लेट में डाला मगर जब केक सर्व किया जाने लगा तो उसने वो दिल एक और डिश में केक के ऊपर रख कर फियोना को दिया। ये डीए के टेबल पे ले जाओ। फियोना उसे फ़ौरन वहाँ ले आई। डीए सुमर तो नहीं थी मगर सदी ने उसे बहुत गौर से देखा और फिर शहरीन को उसे ही देख रही थी मगर उसको देखते पाकर मेहमानों की जारी मतवजा हो गई। यानी शादी को समझ ले तो समझ ले, वो बस किनारे रहकर ही मदद करेगी। सुमर अंदर आई तो वहाँ भी मेहमान बिखरे थे। अमीरों की दावतें सारा घर ही खोल कर रख देते हैं। गेस्ट बाथरूम की किस तरफ है? सुमर ने गुजरते वेटर को रोका।
वो किसी काम से आया था, सो बात की बजाय गेस्ट रूम की तरफ इशारा कर दिया। वो सीधी उधर चली आई। वो आंसू जो बाहर मजबूती के खोल में बहने नहीं दिए थे, वो अंदर उतरने के बावजूद आंखों को सुर्ख कर गए थे। उसने गेस्ट रूम का दरवाजा धकेला के बाथरूम जाकर मुंह धोए, मगर बेड पे बैग खुला पड़ा था। एक मशीन गन, 2 पिस्तौल गोलियां और खुद बेड के किनारे पर जोगर रखे पिंडले के साथ चाकू बांध रहा था। आहट पर चौंक कर सिर उठाए, फिर वहीं रुक गया, सीधा भी न हुआ। चौखट पे खड़ी जुमर का सांस रुक गया। उसकी निगाहें स्लेह से होती फारिस के चेहरे तक गई, फिर उनमें उतरा गम गुस्से में बदला। जबड़े की रगें तन गई, वो पीछे गया और जोर से दरवाजा बंद किया। अब उसे मजीद फ्रेश होने की ख्वाहिश न थी। वो तेज से चलती बाहर की तरफ बढ़ गई। हनीन के कपड़ा पे केक का टुकड़ा गिरा था। वो सीन को लिए अंदर आ गई। केक के बाद सब फिर से बिखर गए। देखा खाने में भी वक्त था। हनीन को याद था कि गेस्ट बाथरूम्स किधर हैं। दाखिली रास्ते में से दरवाज़ा खुलता और अंदर शीशे की दीवार के साथ कतार में बेसिन था। कुछ लोगों के चेहरे को देखकर लगता है उनको बड़ों ने काटा है, मगर नौशेरों भाई के बालों को देखकर मुझे यही लगता है। राहदारी से गुजरकर अंदर जाते शेरी को देखकर सीम ने तबसरा किया। हनीन को शदीद हंसी आई, मगर उससे जोर से सीम की चुटकी काटी। अपनी कमेंट्री बंद रखो। वो नल पे ऊपर नीचे हाथ मारने लगी। वो खुल नहीं रहा था, चूंकि दरवाज़ा खुला था और हर गुजरता शख्स दिखाई दे रहा था। तभी हाशिम ने चौखट पे रुककर पूछा, क्या हो रहा है बच्चों? हनी ने खुशगवार हैरत से सर उठाया। वो उनको देखकर बिलखुसूस रुका था। सबसे हटकर भी उससे मुलाकात मुमकिन थी। फिर झीप गई। ये नल नहीं खुल रहा, आयशा से इसके नीचे हाथ लेकर जाओ। हाशिम ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। हनी ने आयशा से नल तले हाथ के पानी की धार बह पड़ी। वो छिप गई। हाथ धोकर हटाए, धार गायब। ऑटोमेटिक। उसे क्यों भूल गया? सीम अंदर बाथरूम की तरफ चला गया। हनीन पेपर टॉवल से हाथ खुश करके चौखट तक आई। तो क्या सब्जेक्ट से तुम्हारे? हाशिम ने बात का आगाज किया। लिटरेचर। वो निगाहें झुकाकर चीप कर मुस्कुराई। ओह, मैं समझा शायद। वो हैरान हुआ था। हनीन के चेहरे पे साया गुजरा। हाशिम ने उसे गौर से देखकर बात बदल दी। तो क्या लिटरेचर में भी नकल हो सकती है? नकल हर सब्जेक्ट में हो सकती है, मगर आपने नहीं पूछा कि मैंने नकल की थी या नहीं। मैं ये कभी नहीं पूछता हूँ, मुस्कुराया। मगर ये ज़रूर पूछूंगा कि तुम्हारी क्लासेस कहाँ गए। मगर ये ज़रूर पूछूंगा कि तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए। तुम तो चश्मिश होती थी ना। उतर गए। भाई ने लेज़र करवा दिया था। उसने कदर एतमाद से हाशिम को मुस्कुरा कर देखा। आपको मेरी ऐनक याद है, मगर सुबह आपने पूछा कौन हनी? वो हल्का पुल्का सा शिकवा करिए, क्योंकि मेरे जाने वाला में 2 और हनीन भी हैं। एक अपने नाम के दोनों एन के दरमियान आई लगाती हैं और दूसरी डबल ई। तुम क्या लगाती हो? डबल ई। गुड। खैर, आती जाती रहा करो। सोनिया, मम्मी से मिलती रहो या भाई सख्ती करता है? हाशिम ने मुस्कुराकर पूछा, मगर वो बहुत गहरे अंदाज में से देख रहा था। सोनिया और आपकी मम्मी मेरी उम्र की नहीं है, और भाई से अच्छा मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। वो भी मुस्कुराकर बोली, मगर भाई का जिक्र उस अंदाज में अच्छा नहीं लगा था। हाशिम मजीद कुछ कहता, मगर कान में कोई आवाज़ आई। वो हसरत करता आगे बढ़ गया। फिर कान में मौजूद आला उंगली से दबाकर बोला, हाँ खबर बोलो। सर आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। खबर लॉन में इधर उधर आ रहा था। हाशिम वहीं रुक गए, मगर फिर कोई और मिल गया तो उनका हाल अहवाल पूछने खड़ा हो गया। खबर मुंतजर सा खड़ा रहा। वो फारिग होकर अपने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ बढ़ा। क्या हुआ? इस्तफसार में सख्ती थी। आपको ये देखना चाहिए। खबर ने टैबलेट आगे किया। उसकी स्क्रीन पे 5 कैमरों की फुटेज आ रही थी। खबर ने पे उंगली रखकर उसे बड़ा किया। हाशिम ने आंखें सकेट कर देखा। उसके कमरे के बंद दरवाजे का मंजर था। खबर ने उसे तेज़ी से रिवाइंड किया और फिर प्ले किया। सीढ़ियों से 2-4 लोग उतरते चढ़ते दिखाई दे रहे थे। उनमें एक सियाह सूट और घुंघराले बालों वाला लड़का भी था, जो सर झुकाए जीने फलांगता ऊपर गया। हाशिम के कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया। हाशिम को लगा उसके मुंह पे किसी ने दरवाज़ा दे मारा। उसकी आंखों में सुर्खी उभरी, मुट्ठियाँ भीज गई। ये कितनी देर पहले की है? 13 मिनट। और 13 मिनट कबल जब वो हाशिम के कमरे में आया तो उसने लैपटॉप में फ्लैश लगाने में 3 सेकंड भी न लगाए थे। लैपटॉप बंद रहा, मगर फ्लैश की बत्ती चमकने लगी। उसने पंजों के बल कारपेट पे बैठे तेजी से टैप खोला। आपकी डिवाइस का राब्ता एक हार्ड ड्राइव से हो चुका है। क्या आप तमाम डेटा कॉपी करना चाहेंगे? बहुत खुशी के साथ धड़कते दिल से उसने यस दबाया। पासवर्ड ने सोनिया टाइप किया। हरा सिग्नल। सादी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली।
डेटा कॉपी होने लगा। 10%, 20%, 40। वो बार बार मुस्तरब नजरों से बंद दरवाजे को देखता। 55%, 60। नीचे खड़े हाशिम ने शौलाबा नजरों से खबर को देखा। 13 मिनट से मेरे कमरे में है और तुम अब बकवास कर रहे हो। वो दबा दबा सा गरजा। खबर तुक निकलते पीछे हुआ। सर आप किसी से बात कर रहे हैं? 2 बंदों को लेकर मेरी बालकनी पे जाओ, मैं उधर से जाता हूँ। सारी शाइस्तगी मेहमान नवाजी दफान करके वो तेज से जीने तक आया। 70%, 73, 75। सादी बेचैनी से उंगलियां मरोड़ रहा था। हाशिम कोट का बटन खोलते जीने फलांक रहा था, किसी आंधी तूफान की तरह। और जैसे अभी जाकर सादी को गिरेबान से दबोच लेना चाहता था। उस उल्लू के पट्टे ने हाशिम भाई को अभी बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। 85, 90। सादी ने फ्लैश उंगलियों से पकड़ रखी थी। गिनती खत्म हो और वो उसे खींच ले। माथे पे पसीना था। हाशिम ने धार से दरवाजा खोला। गुस्से से भरी उसकी निगाहें आगे पीछे दौड़े। कमरा खाली था। सादी वहाँ नहीं था, अलबत्ता हिलता हुआ पर्दा हटा हुआ था। बालकनी का दरवाजा पूरा खुला था। वो अंधाधुंध बाहर भागा। बालकनी में भी वो ना था। वो तेजी से बैरूनी जीने उतरने लगा। उस तरफ लॉन खाली और नीम अंधेरा था। खावर और 2 सूट पहने आदमी भागते हुए उधर आ रहे थे। हाशिम का माथा भीगने लगा। वो कहाँ गया? अंदर खाली कमरे में हरकत हुई। बाथरूम का दरवाजा खोलकर सादी आहिस्ता से निकला और उसी आहिस्तगी से कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या है हाशिम भाई? क्या आजकल के बच्चे थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हैं? कान खुजाते से मासूमियत से खुद कलामी के और उसी एतमाद से सीढ़ियाँ उतरने लगा। दाखिली दरवाजे के करीब दीवार पर बहुत से डिजिटल फोटो फ्रेम आवेजा थे। उनमें तस्वीर स्लाइड शो की सूरत हरकत कर रही थी। हनीना और सिम बातें करते काफ़ी शौक से उनको देख रहे थे। हाशिम नौशेरों वगैरह की तस्वीर, बचपन, यूनिवर्सिटी। सादी अभी सीढ़ियाँ उतर कर आया ही था कि हे सादी। नौशेरवा जो जेबों में हाथ डाले एक मुजस्सिमे से टेक लगाए खड़ा था, पुकार कर बोला। सादी घुमा। वो आदतन बगैर कोट की सुनहरी शर्ट पे सिया वेस्ट में मलबूस तारी से हजाया मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। अपने बहन भाई को ले आया करो ना कभी इधर, देखो कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। उन्होंने शायद ऐसी चीज़ें पहले नहीं देखी। सादी ने एक नज़र दूर खड़े दोनों पे डाली। हाँ, उन्होंने तुम जैसी चीज़ें कम ही देखी, मगर नौशेरवा ने जैसे नहीं सुना। मगर उनका कसूर नहीं। गुरबत और छोटा खानदान बहुत बड़ी मुसीबत है, तासुब से कहते उसे सर हिलाया। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं भड़क कर तुम्हारे ऊपर हमला करूँ और तुम सब मैं मेरा तमाशा बनाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। मैं मेहमान हूँ, आदाब मेहमानी मुझे आते हैं। संजीदगी से कहकर वो मुड़ गया। उसका रुख दाखिली दरवाजे की सिमत था। तुम्हारी बहन काफ़ी बड़ी हो गई, नौशेरवा ने फिर पुकारा। अब की हमला मुख्तलिफ नीयत का था। सादी के कदम संजीदे, उससे गर्दन मोड़ी, आंखों में सुर्खी उभरी, लब भींचे, मगर उससे पहले कि वो झपट कर भींची हुई मुट्ठी को नौशेरवा के चेहरे तक ले जाता। ए क्या बोला है? किसकी बहन की बात की है? हाँ, फारिस ब्राह्मी से बोलता। तेज से इस कदम उठाता इधर आ रहा था, ऐसे कि जो सादी से 2 इंच लंबा था। सादी क्या कर नौशेरवा की तरफ बढ़ा। नौशेरवा वाकई गड़बड़ाया था। उसने फारिस को आते नहीं देखा था, मगर लापरवाही से शाने चिटके। ऐसे क्या कह दिया मैंने? वो 2 कदम पीछे हटा। बकवास मत करो। मेरी बहन की बेटी का नाम मत लेना आइंदा, वरना हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे तुम्हारी। बात समझ में आई या नहीं? हाँ। घूरती उंगली से उसके सीने को दखेला। तभी हाशिम ने आकर तेजी से दोनों हाथों से दोनों को दूर किया। वह भी ये भी सीढ़ियाँ उतरता उधर आया था। क्या मसला है? क्या हुआ है? सुलझ अंदाज में उसने फारिस का कंधा थामा, मगर फारिस ने झटके से चिढ़ा तशबरी निगाह से हाशिम को देखा। अपने भाई को समझा लो। इस तरह की बकवास आइंदा की तो मैं जुबान से जवाब नहीं दूंगा। इर्द गिर्द मौजूद लोग देखने लगे थे। दूर खड़े हनीना और सिम भी मतवजा हो गए। मामू और नौशेरवा बदमुकाबिल थे। अच्छा ठीक है, मैं माजरत करता हूँ, तुम ठंडे हो जाओ, कहते हो बार बार सर निगाह से सादी को भी देखता। फारिस कहकर सर झटक कर आगे बढ़ गया और सादी हाशिम से निगाह मिलाए बगैर अपनी बहन भाई की तरफ चल दिया। मेरा कसूर नहीं था भाई, मैंने तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। हाशिम ने उससे खबर से सख्ती से कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो मुझे चकमा देकर निकल गए। मेरे नाक के नीचे मेरे कमरे में घुसा और उसने गुस्से से कहते कौच को ठोकर मारी। खबर कमरे के हर शे चक कर रहा था। कमरे के अंदर कैमरे नहीं थे, सो उसके आने का मकसद वाजिया न था। मगर वो अंदर क्यों आया था? नौशेरवा हक्का बुक्का रह गया। फिर हैरत की जगह तैश ने ले ली। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी इतनी हिम्मत! वो गुस्से से खोलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाशिम ने बाजू से पकड़कर उसे रोका। चुप करो फारिस सर, तुम में कोई फ़र्क है या नहीं? उसकी तरह हर वक्त हाथ की ज़ुबान मत इस्तेमाल किया करो। मगर सर, वो अंदर क्यों आया था? कुछ लेने आया था या कुछ रखने? पूरे कमरे को डीबुक करो, माइक्रोफोन कैमरा सब ढूंढो। अगर वो जासूस है तो अब तहमुल से तमाशा देखेगा, और अगर वो चोर है तो सबसे पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। हाशिम तेज से चीज़ें उलट पलट करते हुए कह रहा था।
वो डिस्टर्ब था, गुस्से में था मगर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही एग्जिट पे पहुंचे, तुम उसे रोकोगे, मुझे ऐसे मत देखो, जो कह रहा हूँ करो। खबर को झिड़क कर वो कहने लगा, ओ डीए, बाहर में गई डीए। वो बाहर आया तो फियोना ट्रे उठाई जा रही थी। मेरे इंजेस से नेकलेस लेकर मम्मी ने कहाँ फेंका था? उसका रास्ता रोक कर बोला। फियोना एकदम रुक गई। उसी गुमले में किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई कि मेरा एक काम करो। वो जल्दी जल्दी उसे समझा रहा था। फियोना सिर हिलाती अलर्ट से इसका चेहरा देख रही थी, जिसपे पसीना था और रंग भी जर्द था। हाशम ठीक नहीं था।